अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमारा ये थर्ड वीक है थ्योरी का, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं। कंप्यूटर के कैट के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था। देन उसका इंट्रोडक्शन था, फिर डिज़ाइन प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था, और लास्ट में जो था वो एप्लीकेशंस रह गया था लास्ट लेक्चर का, ठीक। तो एप्लीकेशंस को आज कवर करेंगे। तो उससे पहले हमने कैट के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ा था कि किस तरह इसकी मिलिट्री, इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट में और रिसर्च, बिजनेस, डिफरेंट फील्ड्स में इसके यूजेस वगैरह जो हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैट किस तरह काम करता है, ठीक है। बेसिक जो हमने इसमें मेन बात पिक की थी वो था इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की, ठीक है। कि ये जो इस सिस्टम के बेस पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ या सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसके ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग का जो है वो टास्क वगैरह कंप्लीट करते हैं या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखा कि हाउ कैड वर्क्स, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें बेसिकली यूज़र जो होता है वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से जो है वो कमांड्स देता है। देन फिर वो जो है सिस्टम जो है आपको सीआरटी, ठीक है, जो उसकी कैथोड रेज़ हैं उसकी बेस पे जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाता है, ठीक है। तो इस बेसिकली जो है जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइन, सर्कल्स या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें कमांड्स देते हो तो आपको फिर स्क्रीन के ऊपर बताता है, ठीक है, उन कमांड को प्रोसेस करके। देन उसके बाद जो था रीज़न्स हमने देखी थी कि रीज़न्स क्या हैं, किस रीज़न्स की बेस पे जो है कैट को इम्प्लीमेंट होना चाहिए या किया जाता है। तो उसमें फिर हमने 4 मेन रीज़न्स देखी थी। एक था प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक है, इसमें हमने प्रोडक्ट जो है उसको इंक्रीज़ हो जाती है अगर कैट को यूज़ करेंगे। दूसरा जो था वो क्वालिटी के बारे में था, डिज़ाइन की क्वालिटी जो है। थर्ड जो था वो कम्युनिकेशन था बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर। देन फोर्थ वन जो था वो हमने डेटाबेस को डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो कैड सिस्टम्स है वो बेसिकली डेटाबेस जो हैं वो उसको क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद डिज़ाइन प्रोसेस को देखा था। डिज़ाइन प्रोसेस में आपके 6 मेन स्टेप्स थे। जिस तरह मैं आप लोगों को एक हॉस्पिटल की एग्जांपल दी थी थ्रू आउट दैट इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो उसमें पहला था रिकग्निशन ऑफ नीड था, ठीक है। देन उसके बाद मतलब इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है। देन उसके बाद प्रॉब्लम था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें कौन सी मसाइल आएंगे, ठीक है, जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं। देन उसके बाद था सिंथेसिस एंड एनालिसिस, मींस उन प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को अब कौन से आइडियाज़ की मदद से जो है वो रिज़ॉल्व करना है, ठीक है। देन उसके बाद था एवेल्यूएशन, ठीक है, इसको जो है आपने एवेलुएट करना है जो ऊपर आपकी नीड्स थी या प्रॉब्लम्स थी, आया वो आपकी नीड्स या प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड लास्ट वन था प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन से मतलब जो प्रोजेक्ट आप लोगों का डिज़ाइन हो जाता है, अब उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स को देखना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर साइज़ के मुताबिक करनी है, ठीक है। तो ये सब हमने जनरल चीज़ें पढ़ी थी डिज़ाइन की, वन बाय वन इन डिटेल पढ़ी थी। नाउ आज की क्लास जो है जो लास्ट लेक्चर का एक टॉपिक ही रहता था लास्ट वन, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है आज का हमारा जो प्रॉपर थर्ड वीक का जो लेक्चर है वो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता था वो एप्लीकेशंस के बारे में था, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले हमने पढ़ लिया कैट सिस्टम को, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया डिज़ाइन को, ठीक है, कि डिज़ाइनिंग प्रोसेस जो था उसके कौन कौन से स्टेप्स थे। अब हम पढ़ेंगे उन डिज़ाइनिंग प्रोसेसेस के अंदर कंप्यूटर कहाँ पे हमें हेल्प करता है, या कौन से ऐसे टास्क होते हैं उस डिज़ाइनिंग प्रोसेस के अंदर जिसको हम कंप्यूटर की मदद से जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जो प्रीवियसली हमने ये लास्ट हमने पढ़ा था ये डिज़ाइन जो प्रोसेस थे 6 स्टेप्स मैंने आपको बताएं। अब इन 6 स्टेप्स के अंदर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे होता है, कंप्यूटर से मुराद कैट सिस्टम, ठीक है, कहाँ पे जो है कौन से स्टेप में हमें ये हेल्प देता है, एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था कि जिस तरह एक प्रोजेक्ट स्टार्ट से इनिशियल स्टेज उसका होता है, सर्वे से स्टार्ट होता है और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब सर्वे है, तो सर्वे में आपको कंप्यूटर मतलब जो आप फील्ड सर्वे करते हो तो इस स्टेप में आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हेल्प देता है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेप पे जाते हो, उसकी ड्राफ्टिंग बनाते हो, उसकी स्केचेस बनाते हो, मीन्स उसको ड्राफ्ट करते हो, डिज़ाइन बनाते हो,
ठीक है, तो इसमें फिर आपको कंप्यूटर हेल्प कर सकता है। सो सिमिलरली एट द एंड तक जब तक हम इस प्रोजेक्ट को मीन्स कंप्लीट नहीं कर लेते, तो वहाँ पे जो है कौन से स्टेप में कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है। ठीक है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ऐसे टास्क इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसको 4 टास्क में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है। ठीक है, इसके अंदर मींस ड्राफ्टिंग के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो है उसके अंदर आपका कैड सिस्टम या कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंजीनियरिंग एनालिसिस है, जब हम उसके ऊपर जो है डिफरेंट इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड की मदद से उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर उसमें इंजीनियरिंग एनालिसिस आ जाता है। देन थर्ड स्टेप जो है, अच्छा इसको हम आगे 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, देन थर्ड जो है डिज़ाइन रिव्यू एंड एवेल्यूएशन है। ठीक है, जो आपने डिज़ाइनिंग कर ली है पहले 2 स्टेप्स में या डिज़ाइनिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, उसकी आपने रिव्यू कैसे करना है, उसको देखना कैसे है कि उसके अंदर आया मिस्टेक्स तो नहीं है। एंड एवेल्यूएट मींस आपने जो स्टैंडर्ड्स खुद के लिए उस प्रोजेक्ट में डिफ़ाइन किए थे, जो आपकी नीड्स थी, उनकी बेसिस पे आपने उसको रिव्यू कैसे करना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग है। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है ड्राफ्टिंग का, उसमें कैड यूज़ होता है आपका, जब आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया होता है उसको प्रिंट करना होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर उसकी जो है स्पेसिफिकेशंस जो हैं ड्राइंग की, ठीक है, उनको कैसे मेंशन करना है। तो बेसिकली जो हमने 6 स्टेप पढ़े थे उनमें से ये 4 स्टेप्स हैं जिसके अंदर जो है कैड की या कंप्यूटर की इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले जो था ज्योमेट्रिक मॉडलिंग थी। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से मुराद होता है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिविल के रिलेटेड से बात करें तो मींस आर्किटेक्चर ड्राइंग जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें आप लोग जो है ऑटोकैड को यूज़ करते हो, और उसमें जो है लाइंस की मदद से, जो हमने लैब की क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, लाइंस की मदद से जो है आप लोग ड्राइंग्स बनाते हो, मींस रूम्स, डिफरेंट रूम्स को शो करते हो, डिफरेंट अपार्टमेंट्स बनाते हो, बिल्डिंग्स की बनाते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, और आर्किटेक्चर किस बुनियाद पर बना हुआ है, वो ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, मींस डिफरेंट आपके पास ज्योमेट्रिक कमांड होती हैं, लाइक लाइन की कमांड हो गई, सर्कल की कमांड हो गई, तो इसीलिए उसमें ज्योमेट्री की वजह से उसका नाम यूज़ होने की वजह से उसका नाम ज्योमेट्रिक मॉडलिंग होता है। ठीक है, तो जो भी आप लोग देखते हो आजकल ज्योमेट्रिक मॉडलिंग या आर्किटेक्चर इन अदर वर्ड्स, ठीक है, तो उसके लिए आपका ऑटोकैड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोकैड बेसिकली क्या चीज़ है, वो आपके पास एक कैड सिस्टम है, ठीक है, जो आपको एक हेल्प दे रहा है डिज़ाइन प्रोसेस में। तो पहला यूज़ तो इस स्टेज पे हमारे पास पूरे थ्रू आउट जो 6 स्टेप थे डिज़ाइन प्रोसेस के, उसके एक स्टेप में हमें यहाँ पे ये हेल्प दे रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है नॉर्मली जिस तरह हमने पढ़ा है कि यूज़र जो है वो कमांड्स के ज़रिए इनपुट्स देता है। ठीक है, कमांड्स के ज़रिए फिर उसको जो है ये सिस्टम जो है बेसिकली उसको फिर एनालाइज़ करता है। एनालाइज़ कैसे करता है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास इसके अंदर वर्क स्टेशन होता है, ठीक है, या सामने इंटरफेस के ऊपर आप लोग जो स्क्रीन देखते हो, ठीक है, उसके थ्रू हमें फिर ये बाद में बताता है, एनालाइज होने के बाद पिक्चर बनाता है। ठीक है, मीन्स उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन बताता है। रिप्रेजेंटेशन से मुराद, फॉर एग्जांपल आपने लाइन की कमांड दी है, तो आपको सामने एक लाइन की रिप्रेजेंटेशन मीन्स एक लाइन की पिक्चर आपको बताता है कि आपने जो है लाइन की कमांड दी है और मैंने इसको एनालाइज़ किया है, ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर, और फिर मैंने आपको इंटरफेस के ऊपर जो है वो शो कर दिए है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बेसिकली जो है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में 2 टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं। एक आपके पास है 2D डायमेंशनल या 2D जिसको कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जब आप कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट बनाते हो, मींस फ्लैट से मुराद जब आप उसके 2 व्यूज़ 2 डायमेंशंस को देखते हो, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें आपके पास 2D डायमेंशन यूज़ होते हैं, डायमेंशनिंग होती है। एंड अगर फॉर एग्जांपल 3D में काम हो रहा है तो देन उसमें फिर मल्टी डायमेंशनल या 3D डायमेंशनल मॉडलिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज़, ये इंशाल्लाह हम ऑटोकैड की लैब में इसको डिटेल में देखेंगे, 3D मॉडलिंग को इंशाल्लाह लास्ट में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में 2 मेन सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। या तो बेसिकली नीड को देखा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट की नीड क्या है। अगर आपके प्रोजेक्ट की नीड ये है कि जस्ट 2 डायमेंशंस या 2D में काम करना है, ठीक है, तो उसमें भी ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कैड में हो सकती है एंड 3D में हो सकती है। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन है, ठीक है, डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर, मींस हम कैड को यूज़ करते हुए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करते हैं। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर जिसमें कैड का यूज़ है, ठीक है, या कंप्यूटर का यूज़ है, तो वो है इंजीनियरिंग एनालिसिस। ठीक है,
अच्छा, कोई भी आपका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, कोई रोड डिज़ाइन करना है सिविल फील्ड में, या आप अगर मैकेनिकल की तरफ चले जाते हो तो कोई इंजन आपने डिज़ाइन करना है, या कोई इलेक्ट्रिकल की तरफ जाते हो तो कोई जनरेटर मींस पावर जनरेटर डिज़ाइन करना है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चले जाओ तो आपने जो कोई सिग्नल बूस्टर वगैरह डिज़ाइन करना है, मींस इंजीनियरिंग की जिस भी फील्ड में आप चले जाओ, ठीक है। आया मेडिकल में चले जाओ, बायोलॉजी में चले जाओ, जिसमें आप जो है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फार्मूलाज़ को देखते हो, या डिफरेंट बैक्टीरियाज़ या वायरसेस के ऊपर इनके रिएक्शंस जो हो सकते हैं पॉसिबल, उनके जो एनालिसिस वगैरह होते हैं वो आजकल जो है कंप्यूटराइज हो गए हैं, कंप्यूटर में किए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी किस्म का इंजीनियरिंग एनालिसिस जो होता है डेफिनेटली उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ फार्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो आजकल जो है बेसिकली कैड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। आप बिल्डिंग डिज़ाइन को देखें तो इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। जिस तरह स्ट्रक्चर 1 पढ़ा है ना आप लोगों ने, मुझे थोड़ा ये बता दें पहले। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1। ठीक है, ठीक है, चलें फिर इस थोड़ा आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन वो थोड़ी बेस है इसकी। अच्छा, ये थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स या मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, दैन उसके बाद जो है स्ट्रक्चर 1 होता है, फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चर 2, दैन डिज़ाइन होता है, एंड डिज़ाइन आपको मैनुअली और सॉफ्टवेयर, ये आपको कंप्लीट डिग्री में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा एनालिसिस की बात करूँ। अच्छा, अब आप लोगों को समझने में थोड़ा ईजी होगा। चलें, आप लोग जब स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें आप लोग एक बीम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बीम से मुराद उसके ऊपर आप डेड लोड अप्लाई करते हो, या दो किस्म में अप्लाई करते हो, एक यूनिफॉर्मली में, ठीक है, यूनिफॉर्मली यूडीएल की शेप में या पॉइंट लोड की शेप में, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करते हो। देन उसके बाद आप उसको मैनुअली कैलकुलेट करते हो कि आया इसमें जो है इसकी शेयर फोर्स कैसे बनेगी, इसकी बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, ये रिएक्शंस इसके अपवर्ड हैं कि नहीं, या रिएक्शंस इसके नेगेटिव हैं या पॉजिटिव रिएक्शंस हैं, इसकी रोटेशंस के, ये सब एनालिसिस आप जो है थ्रू प्रॉपर जो है एक मैनुअल से फार्मूलाज़ के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको इन अनदर बैकग्राउंड ले लो, फॉर एग्जांपल आपने जो है 5 फीट की या 10 फीट की एक बीम जो है उसके ऊपर इतना टाइम लिया, ठीक है। अगर लेट से आपको एक प्रोजेक्ट मिले कि आपने एक कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन करनी है, ठीक है, आपने देखना है वो फेल तो नहीं हो रहा, उसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक बन रही है, उसके लोड्स अच्छे तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो अगर आप मैनुअली स्टार्ट करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका कितना टाइम कंज्यूम करेगा, और हम मैनुअली में एरर्स कितने करते हैं, ठीक है। मैनुअली में हमारे पास एक ह्यूमन एरर होती है, एक इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, दूसरी कैलकुलेटर से भी हो जाती हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से मुराद आप लोग जो है डेसिमल के बाद कितने पॉइंट जो हैं वो शो करता है नहीं करता, मीन्स बहुत माइनर वैल्यूज़ आपके पास उसमें कैलकुलेट नहीं होती, ठीक है। तो मैनुअली जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो हेडेक है, ठीक है, और एक उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर्स के। तो सेम प्रोसेस आजकल जो है मॉडर्न बिल्डिंग में, ठीक है, मॉडर्न डिज़ाइनिंग में वो कंप्यूटर के ज़रिए किया जा रहा है, ठीक है। और उसमें कौन सा कैड सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, उसमें आपके पास ईटैब्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ETABS, ईटैब्स, ठीक है। एंड उसके बाद SAP 2000 है, ठीक है। ये 2 कैड सिस्टम्स हैं या 2 कैड के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करते हुए ये लोग बिल्कुल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग बीम जो है क्लास के अंदर 1 आवर में या 1.5 आवर में करते हो, ये इन सिस्टम्स को यूज़ करते हुए विद इन मिनट्स आप लोग जो है वो एनालिसिस का परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आजकल जो है इंजीनियरिंग एनालिसिस मींस इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस आ रही हैं। नॉर्मली जो है इसमें 2 टाइप के एनालिसिस आते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दिया है, दूसरी ये है जो मैं आपको 2 प्रोसेस बता रहा हूँ, एक है मास प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एंड दूसरा है इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, मास प्रॉपर्टीज़ से मुराद होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, या किसी भी वॉल्यूम, ठीक है, किसी चीज़ का फाइंड करना चाहते हो, या वेट देखना चाहते हो किसी क्वांटिटी का, या किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल 3D डायमेंशन है, तो 3D डायमेंशन में आपके पास नॉर्मली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके क्रॉस सेक्शन आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फ़ाइंड करने को हम कहते हैं मास प्रॉपर्टीज़,
ठीक है। इंजीनियरिंग एनालिसिस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑटो कैड है तो ऑटो कैड के अंदर आप जो है एरियाज़ फाइंड करते हो ड्राइंग में, ठीक है, या 3D डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसका आप वॉल्यूम देखना चाहते हो या उसका आप जो है क्रॉस सेक्शन देखना चाहते हो, तो ठीक है, वो जो आप प्रोसेस कर रहे होते हो, ठीक है, थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है, तो इसको हम मास प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मींस हम इसकी मास प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। अच्छा, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस वही एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर 1 से एग्जांपल दी है, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी चीज़ की स्ट्रेस स्ट्रेन को देखना चाहें या किसी भी चीज़ की कंप्रेशन या टेंशन को देखना चाहें, फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से स्टील है, ठीक है, तो आप देखते हो इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, या इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसको आप कैसे फाइंड करते हो, उसको आप थ्रू कैड सिस्टम के फाइंड करते हो, ठीक है। होता है उसके साथ आपके पास ऑपरेटर्स कनेक्ट होता है, लेकिन वो किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, कैड सिस्टम मीन्स उसको जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है वो कैड सिस्टम का रन कर रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूँ, अक्सर स्टूडेंट्स के पास तो गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, ये मुझे कमेंट्स बता दें। वर्कशॉप्स तो गए हैं ना आप लोग? कामरान कह रहे वॉइस इशू है, बाकियों को भी है? बाकियों को ठीक है यार, लोकेशन देखो ज़रा अपनी चेंज करो, ठीक है। अच्छा, तो आजकल जो है अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ वर्कशॉप्स जाने का, तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के सॉरी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी ये कंप्यूटर इंस्टॉल होता है, तो उसके साथ जो है वो कनेक्ट करके और इसके अंदर जो भी आया, इंजन के अंदर फॉल्ट्स हैं या इंजन के अंदर कौन सा जो है इसका कंपोनेंट है जिसके अंदर फेलियर आ रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म हो रही हैं, मीन्स इंजीनियरिंग एनालिसिस को कहते हैं। या अगर आप मेडिकल की फील्ड में चले जाएँ तो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या और डिफरेंट लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपको थ्रू कंप्यूटर कैड सिस्टम के ज़रिए, ठीक है, वो आपको एनालिसिस बता रहा होता है। या अगर आप सिविल की बात करें तो इसमें नॉर्मली जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं, ठीक है, कि आया ये बिल्डिंग हमने बनाई है ये लोड बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, ये इसके ऊपर जो लाइव लोड होगा, ठीक है, जो हम जिस मकसद के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, या इसके ऊपर जो सुपर इम्पोज्ड लाइव लोड होगा, मींस फर्नीचर वगैरह हो गया या हैवी मशीनरी होगी, ठीक है, तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को हम बेसिकली किस ज़रिए से इसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो एक कैड सिस्टम होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है इंजीनियरिंग एनालिसिस, इसमें कैड का ठीक है रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके सिविल में बहुत कॉमन एग्जांपल मैं दे लूँ, जो आपका बुर्ज खलीफा बना हुआ है, ठीक है, दुबई में, तो क्या सोचते हैं कि अगर वो मैनुअली स्टार्ट हो जाते उसका डिज़ाइन करने तो कब तक हो जाता? वो बेसिकली सॉफ्टवेयर में किया गया था, ठीक है। तो ये मॉडर्न डेज यूजेस हैं इसके। पहले स्टेप में हमने इसका देखा ज्योमेट्रिक का, ठीक है, सेकंड हमने इसके इंजीनियरिंग एनालिसिस किए, ठीक है। अच्छा, इंजीनियरिंग एनालिसिस करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जो बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी डायमेंशंस क्या हैं, मींस उसकी हाइट कितनी है, तो ये चीज़ें आपको जो है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग या आपको जो है आर्किटेक्चर ड्राइंग बताती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप था, इसमें कैड की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या कैड की यूजेस हैं। एंड थर्ड स्टेप जो है आपका वो डिज़ाइन रिव्यू है एंड एवेल्यूएशन है। अच्छा, डिज़ाइन रिव्यू से मुराद, मैंने आप लोगों को लैब की क्लास में माउस का यूज़ बताया था, याद हो, ठीक है, कि आप माउस की मदद से स्क्रॉलिंग उसका जो बटन है ड्राइंग को जूम इन कर सकते हो, देख सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स होती हैं, मींस बहुत ज़्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिटेल होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है लेट से अगर आपने मैनुअली किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको देखना कि आया ये डायमेंशन इसकी करेक्ट हैं कि नहीं। तो जो कैड सिस्टम है उसके अंदर जो है आप उसके जो रिव्यू, बेसिकली इन चीज़ों का देखना जो होता है ना कि आया इसमें एरर्स हैं कि नहीं, इसको हम रिव्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिस्टम के अंदर आप लोग इसको रिव्यू करके देख सकते हो, ठीक है।
मींस इसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है। तो वो कैसे होता है कि वो आप जो हर एक डिटेल की हर एक पार्ट की जो डिटेल है, ठीक है, वो जूम करके देख सकते हो। मींस अगर आप ऑटोकेड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो क्लोजली स्क्रूटनी जिसको हम कहते हैं, क्या है इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो चेक कर सकते हो। देन जो है नॉर्मली जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम ऑटोकेड के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाते हैं, मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, तो उसके लिए फिर हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, लेयरिंग का। ये मैंने डिटेल से ओवरव्यू में भी आप लोगों को बताया था कि लेयरिंग बेसिकली क्या चीज़ है ऑटोकेड के अंदर। जब आपके पास डिफरेंट किस्म की लाइंस यूज़ होती हैं या डिफरेंट ड्राइंग्स, ठीक है, बनाते हो आप लोग, तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड करते हो, तो उसके लिए आप लेयरिंग ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें कैड का यूज़ ये भी होता है, ठीक है, कि उसमें आप उसको इवेलुएट कर सकते हो। इवेलुएट से मुराद जो हमने डिज़ाइन प्रोसेस में पहले पढ़ा था, पहले 2 पार्ट्स में, कि जो इसकी नीड थी और जो इसके प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उनके मुताबिक आया ये हमने सही तरीके से डिज़ाइन भी किया है कि नहीं, तो इसको हम कहते हैं इवेलुएशन। एंड रिव्यू तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। तो ये थर्ड स्टेप है बेसिकली। अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो हम किसी भी ड्राइंग के अंदर एरर्स को फाइंड करने के लिए कैड को यूज़ करते हैं, तो उसको हम रिव्यू कहते हैं, ठीक हो क्या। एंड द लास्ट वन इज़, अच्छा लास्ट वन जो है, हाँ, ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग है। अच्छा, ड्राफ्टिंग जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था जब हम इसके 6 स्टेप्स पढ़ रहे थे, तो ड्राफ्टिंग से मुराद बेसिकली जो होता है, जो हमने स्टैंडर्ड्स थे, जिस तरह हमने ऑटोकैड में, मैंने आप लोगों को कहा जब भी आप ऑटोकैड ओपन करो तो सबसे पहले आपने डायमेंशंस जो हैं वो सेट करने हैं कि आप कौन से स्टैंडर्ड में काम कर रहे हो। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया तो थोड़ा बहुत याद हो, उसमें आर्किटेक्चर जो था वो स्टैंडर्ड्स थे, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है। फिर यूनिट्स जो थे उनके नीचे आप देखते तो यूनिट्स आपके पास फीट, इंचेस थे, ठीक है। फिर फीट, इंचेस और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक थे, 3 डिजिट्स तक थे, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड था, तो आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करके उसको ड्राफ्ट बना सकते हो। मीन्स आपने जो स्टैंडर्ड फॉलो किया है उसके ऊपर आपने ज्योमेट्रिक मॉडलिंग बनाई है, तो जब आप उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आपको उसी स्टैंडर्ड के बारे में बताएगा। तो एक ये आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, और दूसरा इसमें ये बेनिफिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैनुअली भी ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, मैनुअली भी इसके ऊपर काम कर रहे हो और साथ ही सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे हो, तो जो इन दोनों के दरमियान में रेशो है, मीन्स आप एक काम जब तक ड्राफ्टिंग का मैनुअली कंप्लीट हो रहा होगा तो इतने टाइम में 5 प्रोजेक्ट्स जो है आपने थ्रू कैड सिस्टम कंप्लीट किए होंगे। मींस 1:5 रेशो है इनके, अगर आप कंपैरिजन करें। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि कैड और मैनुअली के दरमियान में काम के दरमियान में डिफरेंस कितना है, तो इसके दरमियान डिफरेंस जो है वो 1:5 रेशो है। जितनी देर में आपने मैनुअली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उतनी देर में जो है कंप्यूटर के ऊपर या कैड सिस्टम के ऊपर 5 प्रोजेक्ट्स उतनी देर में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम इन शॉर्ट ले सकते हैं कि आपको टाइम कितना सेव होता है। एंड उसके बाद जो है जब हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप एक ही ड्राइंग को डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हो, मींस डिफरेंट एंगल से देख सकते हो, ठीक है। अब उसको आप रोटेट कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को रोटेट के बारे कमांड के बारे में बताया था कैड के ओवरव्यू में, ठीक है। इसके अलावा उसके आप ऑलमोस्ट जो है हर एंगल से, मींस अगर आपके पास 3D ड्राइंग है या 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऑलमोस्ट 6 व्यूज़ आप देख सकते हो, मींस उसको हर तरीके से रोटेट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जो है एक सिलेंडर बनाया है, तो सिलेंडर का आप टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ठीक है, सब उसके आप जो व्यूज़ हैं, मींस 6 साइड्स जो हैं वो कम्प्लीटली देख सकते हो सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर आपने मैनुअली किया है तो मैनुअली आपको फिर अलग अलग उसको ड्रॉ करना पड़ता है, मींस वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। तो ये आपको ये बेनिफिट कैड में दे रहा है। एंड लास्ट वन यही है, इसमें लास्ट ऑप्शन यही है कि आप इसके डिफरेंट मींस व्यू देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो, अच्छे तरीके से आपको समझ आ सकता है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई इशू है, मींस आप उसको एट द सर्टन टाइम, मींस उसी टाइम पे आप उसको उसकी रोटेशन करके डिफरेंट एंगल से देख के वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4th वन था इसका एप्लीकेशन। मींस हमने जो 6 स्टेप्स पीछे पढ़े थे उनमें से 4 स्टेप्स के अंदर आपका जो सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास में ये हमने कवर करना था, लेकिन तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए तो ये रह गया था। अच्छा, ये क्लियर है आप लोगों को? अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है, तो फिर हम इंशाल्लाह अगले उसकी तरफ चलते हैं जो हमारा आज की क्लास है।
बेसिकली हमने जो है इसकी जो 4 एप्लीकेशंस थी उसको देखा है कि जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस था उसके अंदर जो है कैड सिस्टम हमारे पास ज्योमेट्रिक किसी भी हम ज्योमेट्री शेप बनाते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। देन उसके बाद फिर हम उसकी इंजीनियरिंग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। क्यों यार अंजफ, अभी तो लेक्चर रहता है, मूड नहीं है लगता है आज आपका। तो इंजीनियरिंग एनालिसिस के अंदर हमने इसको देखा है। देन उसके बाद जो था, अगर हम इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि इसके अंदर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन था एंड द लास्ट वन था ड्राफ्टिंग के बारे में, जब हम उसके हार्ड कॉपीज़ या हार्ड शेप में ड्राइंग्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये थे आप लोगों का लास्ट लेक्चर। इसमें एप्लीकेशंस रह गया था तो एप्लीकेशंस किया था। देन आज की क्लास की तरफ हम आते हैं, तो उसके लिए जस्ट अ मिनट में वो स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रीन क्लियर है मेरी? माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह तो नॉर्मली हम खूबसूरत चीज़ों का देख के कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड वीक जो इस वीक के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जो हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कैड का, हमने स्टार्ट किया हुआ है लास्ट वीक से। ठीक है, इसके 2 बेसिकली टॉपिक्स रह गए थे। इसमें हमने इसके डेफिनेशंस और फिर डिज़ाइनिंग प्रोसेस एंड देन एप्लीकेशंस को पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट टॉपिक्स थे ये 2 रहते हैं। एक है आपका क्रिएटिंग दी मॉडलिंग डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस कैसे बनता है किसी भी सिस्टम के अंदर, जो आप कैलकुलेशंस करते हो। ठीक है, तो उसके पीछे जो आपका सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, जो इसको पीछे स्टोरेज चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप फाइल सेव करते हो तो आपसे लोकेशन मांगते हैं, तो वो बेसिकली उसका इसने एक डेटाबेस जनरेट किया होता है, इसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन ये इजी है, बेनिफिट्स ऑफ कैड। इसमें आलमोस्ट वही बातें हम रिपीट करेंगे जो डिज़ाइन के प्रोसेस में हमने किए या जो हमने स्टार्ट में डिफिनेशन और फंडामेंटल्स में किए। ठीक है, कि इसके जो बेनिफिट्स थे, तो यहाँ पे वही बातें हमने सिर्फ इसको एक टॉपिक का शेप दे दिए। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कैड का, तो इसको हम थोड़ा सरसरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका 4th टॉपिक था पहले चैप्टर में, क्रिएटिंग दी मॉडलिंग डेटाबेस। ठीक है, आप जो मॉडलिंग कर रहे हो, ये दूसरी वाली मॉडलिंग नहीं है, अच्छा, जो नॉर्मली आपकी क्लास में मेरे ख्याल में से डील करता है। इस मॉडलिंग से मुराद आपने ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, ठीक है, उस शेप्स की बात कर रहे हैं। जब आप उस शेप्स की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो या मॉडलिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसके लिए डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लें। अच्छा, जब भी कैड सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है, तो कैड सिस्टम में ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, ठीक है, कि वो जो आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, आया वो इंजीनियरिंग उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हो या ज्योमेट्रिक शेप्स बना रहे हो, ठीक है, जो भी आप वर्क स्टेशन के ऊपर काम कर रहे होते हो, मींस कमांड्स दे के इनपुट्स दे रहे हो, ठीक है, तो जो सिस्टम है वो कैसे इसको जो है वो एनालाइज करता है और सिस्टम कैसे जो है वो अपनी एक मेमोरी जो है उसके अंदर सेव करने के लिए एक एरिया जो है या एक लोकेशन जो है वो बनाता है, ठीक है, उस सब चीज़ों को सेव करने के लिए, तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जितने भी कैड सिस्टम है वो आपके पास डेटाबेस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेट्स से एक बिल्डिंग की ड्राइंग बनाई है, ठीक है, तो अब आप उसको क्लोज़ करना चाहते हो, कंप्लीट हो गया है, तो वो फिर आपसे सिस्टम आपसे मांगता है, ठीक है, कि इसको आपने कौन सी लोकेशन पे सेव करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो इसका एक डेटाबेस जनरेट कर रहा होता है।
अगर हम इसको पुराने तरीक़ों में देखें, जिस तरह सिस्टम जिसमें जब कैड सिस्टम यूज़ नहीं हो रहे थे तो डिज़ाइनिंग होती थी, ठीक है, पेपर्स के ऊपर। देन पेपर्स को जो है फ़ाइल्स के अंदर सेव किया जाता था, फ़ाइल्स को जो है वो कबर्ड्स के अंदर रखा जाता था। तो ये भी एक आप देखें तो हम इसको डेटाबेस कह सकते हैं, मीन्स उसका वो डेटाबेस था, लेकिन उसमें जो था आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। उसके लिए आपको एक प्रॉपर मीन्स एक एरिया चाहिए होता था, कबर्ड्स चाहिए होती थी। देन उसके अंदर आपने पेपर्स को सेव रखना होता था मीन्स। और फिर अगर आप उसको देखें तो उसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट था कि उसमें आप एडिशंस वगैरह नहीं कर सकते थे। एडिशन से मुराद अगर उसके अंदर आपने कोई करेक्शंस करनी है या उसके अंदर आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर लिया लेकिन आपके पास इसमें और चेंजेस करनी है आपने, ठीक है, तो वो चेंजेस उसमें नहीं हो सकती थी। तो कैट के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा आपको जो है मींस बेनिफिट देता है ये ऑप्शन डेटाबेस का। आप इसके अंदर एनी टाइम चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, एनी टाइम इसके अंदर अगर कोई एरर्स हैं उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है ये डेटाबेस आपको बहुत ज़्यादा मींस रिलायबिलिटी देता है। देन उसके अंदर जो है नॉर्मली कैट जो है, जिस तरह मैंने आप लोगों को डिटेल्स के बारे में बताई है, तो डिटेल्स से मुराद ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी मटेरियल्स की जो है लिस्टें बनाई हुई है। एक ड्राइंग है और ड्राइंग के अंदर आपने स्पेसिफिकेशंस के अंदर, ठीक है, ये भी बताया क्या है स्टील है तो स्टील कितने ग्रेड का यूज़ हुआ है, या जो मैंने आप लोगों को ये बताया था हैच का ऑप्शन, ठीक है, हैच में जो है किसी भी मटेरियल जो है उसके बारे में हम बताते हैं, तो उनकी डिटेल्स को कैसे सेव किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कैट के अंदर जो है डेटाबेस के अंदर सेव होती हैं। देन अगर इन शॉर्ट वर्ड्स में आप इसको कंक्लूड करना चाहें तो पिक्चर आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। आपके जो स्क्रीन के राइट साइड पे, जो स्लाइड की राइट साइड पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन से मुराद जो है यहाँ से जो है हम कमांड्स देते हैं, ठीक है। अब ये कमांड जो है इनके दरमियान में ये डेटाबेस होता है या वर्क स्टेशन होता है। अगर हम इसको सेव कर देते हैं तो इसको हम डेटाबेस कहते हैं, अगर हम इसको लाइव काम कर रहे हो तो ये वर्क स्टेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कमांड जो है यहाँ से प्रोसेस होकर जाती हैं और फिर इसके अंदर जो आप लोग कौन सा मीन्स स्टेप कर रहे हो, आया जो है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कर रहे हो या इंजीनियरिंग एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, या कौन सा स्टेप कर रहे हो, मीन्स अगर डिज़ाइन या प्रीव्यू कर रहे हो इसका, ठीक है, तो वो कैट जो है ये इसके अंदर ये परफॉर्म हो रहा होता है। और फिर उसके बाद ये आपको नज़र कहाँ पे आता है, एट द लास्ट, ये स्लाइड के लास्ट पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंटरेक्टिव ग्राफिक्स, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कैट सिस्टम जो है इंटरेक्टिव ग्राफिक्स सिस्टम है, स्क्रीन जो है इसकी इंटरेक्टिव ग्राफिक्स पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर शो करता है कि आपने जो ये एनालिसिस या ये जो कोई भी आपने टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है, कैट के अंदर, तो उसको आप यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट जो है यहाँ पे अब इसके इम्पोर्टेंस आपको पता चलता है कि जो कमांड्स हैं वो अगर डेटाबेस से प्रोसेस ना हो, ठीक है, तो आपके पास आगे कोई भी जो है वो टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैट में डेटाबेस की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप लोग यहाँ से लगा सकते हो। तो ये था डेटाबेस के बारे में, सिंपल है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एंड उसके बाद लास्ट जो है वो बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। बेनिफिट्स वही हैं जो नॉर्मली हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उसमें पहला बेनिफिट आपके पास अगर बेनिफिट डिटेल में जाने से पहले कुछ बातें ये हैं कि अगर हम ऐसे बेनिफिट्स भी इसमें देख सकते हैं जो नॉर्मली हमें मैनुअल सिस्टम्स में नहीं मिलते, ठीक है। मैं इससे मुराद जिस तरह मैंने आप लोगों को सिंथेसिस में बताया आइडियाज़ में, तो आइडियाज़ जो हैं सॉफ्टवेयर आपको डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ मीन्स ज्योमेट्रीज़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैट के अंदर डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उसी एट द सेम टाइम आप एडिटिंग कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस के बारे में थिंकिंग कर सकते हो, या डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ मीन्स आजकल जो यूज़ हो रही हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैनुअली में आपको नहीं मिलती, ठीक है। या अगर आप काम की क्वालिटी को देखें, अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनुअली और कैट सिस्टम्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसके हम 1 बाय 1 बेनिफिट्स को देखते हैं। तो बेसिकली जो बेनिफिट्स हैं उनको इन 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो है वो प्रोडक्टिविटी के बारे में या इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन है, ठीक है। वर्ड से ही आप लोगों को इसके अल्फाज से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में। सेकंड जो है वो शॉर्टर लेड टाइम्स है, मींस कम टाइम उसमें, ठीक है, कम टाइम के अंदर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चर होती है या ज़्यादा मॉडलिंग कर सकते हो कम टाइम के अंदर, ठीक है।
थर्ड जो है वो डिज़ाइन एरर्स के बारे में है। फ्यू डिज़ाइन एरर्स मींस डिज़ाइन के अंदर बहुत कम एरर्स आती हैं कैड अगर यूज़ हो रहा है। देन उसके बाद आता है ग्रेटर एक्यूरेसी इन डिज़ाइन कैलकुलेशंस। अगर डिज़ाइन के अंदर जो है वो फार्मूलाज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनकी जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन होती है उसके अंदर, ठीक है, मींस वो लास्ट डिजिट तक कैलकुलेट होता है। एंड फिफ्थ जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिज़ाइन है, ठीक है। इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, जिस तरह हमने ऑटोकैड में जो है मैंने आप लोगों को आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ड्राइंग्स आर मोर अंडरस्टैंडेबल। मीन्स जो ड्राइंग्स है वो इजीली, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड और डिटेल पे कैड के ज़रिए काम किया होता है, जो इजीली हमें अंडरस्टैंड होती है, इजीली समझ आती है, मीन्स उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होती। एंड द लास्ट इज़ इम्प्रूव प्रोसीजर्स फॉर इंजीनियरिंग चेंज। मीन्स जिस तरह मैंने आप लोगों को इस कैड के ये डेटाबेस के टॉपिक में बताया चेंजेस के बारे में, ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये कैड के अंदर आप करते हो तो परफॉर्म करते हो। मीन्स कैड के अंदर आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत इजीली हो सकता है। मीन्स अगर आप मैनुअली करोगे तो मैनुअली आप लोगों को जो है वो दोबारा से पेपर्स के ऊपर कंप्लीट ड्राइंग दोबारा से बनानी पड़ती है, ठीक है, फिर उसके आपके अंदर आपके पास जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये सब चीज़ें हम इसको देखते हैं। बेसिकली मेन जो इसके बेनिफिट्स थे उनको इन 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट जो था प्रोडक्टिविटी था। प्रोडक्टिविटी से मुराद आप कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से अगर एक ही एरिया में 2-3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो हैं, ठीक है, वो काम कर रही हैं, तो दोनों को जो है सेम प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है। एक जो है वो मैनुअली काम कर रहा है और दूसरा जो है वो कैड को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड होगा, जो प्रोडक्ट जिसकी अच्छी होगी, तो वो जो कंप्यूटर के ज़रिए या कैड को यूज़ कर रहा है उसकी अच्छी होगी, क्योंकि उसके अंदर उसके एरर्स भी कम आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। कॉस्ट इन द सेंस मींस अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को जो है वो इतनी स्टाफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर मैनुअली कर रहे हो तो मींस मैनुअली जो है एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक टास्क जो है वो एक आदमी परफॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है वो एक आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता, फिर उसको डिफरेंट टास्क में डिवाइड करना पड़ता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना पड़ता है, और फिर वो मुख्तलिफ लोग जो है वो मिल के काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो मैनुअली जो है वो सर्वे एक बंदा कर रहा होता है, डिज़ाइनिंग दूसरा बंदा कर रहा होता है, ठीक है, ड्राफ्टिंग तीसरा बंदा कर रहा होता है, एनालिसिस चौथा बंदा कर रहा होता है। मीन्स आपके पास स्टाफ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप कैड को यूज़ कर रहे हो तो जस्ट आपको एक ही मीन्स क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत होती है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर ये सब टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो एक आपके पास स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, दूसरी इसके ऊपर कॉस्ट एंड टाइम भी जो है वो कम यूटिलाइज़ होता है। और नॉर्मली जो जब टाइट स्केजुअल्स होते हैं, मींस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको विद इन लेट्स से एक प्रोजेक्ट है उसको 2 महीने में कंप्लीट करना है या 3 महीने में कंप्लीट करना है, और वो भी एक अच्छे मींस स्टैंडर्ड के साथ, तो ये काम जो है आप कैड के ज़रिए ही ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कैड के ज़रिए आपके पास प्रोडक्ट जो होती है या प्रोडक्ट से मुराद जो आपका डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। एंड क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स है उनके एडवांस वर्जन्स आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है एडवांसमेंट आ रही होती है, नए नए फ़ीचर्स उसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप ऑटोकैड की मैंने मिसाल दी थी 2007 जो उसका था, ठीक है, वर्जन, उसको आज आप 2020 लेटेस्ट जो आया हुआ है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उसके अंदर आप मैनुअली जो है मींस एक एक कमांड पुट करते हो, लेकिन आप जो मैंने आप लोगों को हालांकि 2016 हमने लास्ट टाइम टीच किया है, ठीक है, तो उसमें जस्ट हम 1 वर्ड टाइप करते थे कमांड का तो एक कंप्लीट लिस्ट आपके पास ओपन हो जाती थी, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। एंड नेक्स्ट जो है शॉर्टर टाइम्स है, मीन्स कम टाइम के अंदर जो है आप ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली में बताया 1:5 के बारे में, कि जितनी देर में एक मैनुअली प्रोजेक्ट होता है उतनी देर में आपके पास 5 कैड के अंदर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है डिज़ाइन के अंदर कम एरर्स के चांसेस होते हैं, ठीक है, मींस जब ड्राफ्टिंग कर रहे हो ज्योमेट्रिक की, ठीक है, ज्योमेट्रिक टूल्स को यूज़ करते हुए,
तो या डिफरेंट डाटा एंटर कर रहे हो आप कमांड्स के ज़रिए, तो कंप्यूटर के अंदर चांसेस कम होते हैं, ठीक है, नॉर्मली मैनुअल के साथ कंपैरिजन करो। एंड चौथा जो था वो ग्रेटर एक्यूरेसी इन डिज़ाइन है, जो मैंने आप लोगों को बताया। नॉर्मली अगर आप फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन के फार्मूलाज यूज़ होते हैं। जिस तरह आपके पास लेट से शेरफोर्स का जो फार्मूला है, बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला है, ये एग्जांपल ले लें, तो उसकी जब कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर 34.1444 आ जाता है, तो वैल्यू हम क्या लेते हैं, 34.1 ले लेते हैं, या बहुत कम केसेस में 34.12 मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेते हैं। तो हालांकि हम ये कहते हैं कि इसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जब कैलकुलेशंस की तरफ जाती हो, ठीक है, तो ये माइनर वैल्यूज़ जो होती हैं डेसिमल्स के बाद, ये ऐड होती आपके पास बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फिगर बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि जिस तरह लेट से अगर आप लोग 1 करोड़ रुपए काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो अब हर 100 रुपीज़ के बाद आप 1 रुपये जो है वो एक साइड पे मीन्स उसको इग्नोर कर देते हो, कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप 1 करोड़ तक पहुंचते हो, तो हर एक 100 के बाद जो आपने 1 रुपये ड्रॉप किए होते हैं, तो वो कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो एट दी एंड वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके पास क्रिएट कर देती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात करें, ठीक है, तो डेसिमल के बाद आपके पास नॉर्मली 10 डिजिट्स आ जाते हैं, 12 डिजिट्स आ जाते हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस जो है अगर कैट के ज़रिए हो रही है, तो वो इन चीज़ों को जो है वो काउंट करता है, ठीक है, इन चीज़ों को वो माइनस नहीं करता। तो इन्हीं के बेस पे फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है, मीन्स उसके अंदर फिर एरर्स के जो है वो चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये 4th वन था। 10 उसके बाद जो 5th बेनिफिट है इसका कैट का, वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर आपके पास जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, या आप उनको मैनुअली फॉलो करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर के चांसेस होते हैं, या आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कैट के ज़रिए प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, तो जब आप उसको प्रिंट फॉर्म में ले आते हो, तो वो आपके पास बहुत ईजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है, आप उसको ईजीली समझ सकते हो एज़ कम्पेयर टू अगर आप मैनुअली ड्राइंग्स बना रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ सकती हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें आप डिटेल शो भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड 6 बेसिकली इसी बेस पे 6 पॉइंट जो है, ड्राइंग्स आर मोर अंडरस्टैंडेबल, मीन्स आपकी जो ड्राइंग्स है उसके आप कलर्स भी मीन्स फ़ोटोकॉपीज़ बना सकते हो। मीन्स जिस तरह मैंने आप लोग को हैच कमांड के बारे में बताया था, ये हैच कमांड के जो एडवांस फीचर्स में हम इंशाल्लाह जाएंगे, तो उसमें यही ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसमें कलर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम अपनी ड्राइंग में कलर्स ऐड करें किसी भी मैप के अंदर, तो वो ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड हो सकता है। अगर आप मैंने आप लोगों को लाइन्स के बारे में बताया, अगर उसमें हम लाइंस को फॉर एग्जांपल जो बाउंड्री वॉल की लाइन है उसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपके फ्लैट के अंदर जो वॉल्स हैं उसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, तो जब वो ड्राइंग प्रिंट होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होती है। एंड ये एक इसका बेनिफिट है। और लास्ट बेनिफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और बेसिकली जब आप लेट से ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके पास फ़ंड्स कम होते हैं, आपने एक बिल्डिंग स्टार्ट की पहले 3 स्टोरी के लिए, ठीक है, तो फ़ंड्स कम थे, देन उसके बाद आपने कहा फ़ंड्स आ गए और इसको आप 3 से 6 स्टोरीज़ पे लेके जाते हो, तो मीन इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो। तो चेंजेस से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले जो फाउंडेशन डिज़ाइन की थी, ठीक है, वो 3 स्टोरीज़ की थी, लेकिन अब आप इसके ऊपर 3 स्टोरीज़ और बनाना चाहते हो। तो अब ये देखना, ये एनालाइज़ करना, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोसेस के ज़रिए कि आया ये फाउंडेशन 6 स्टोरीज़ को भी बर्दाश्त कर सकेगी कि नहीं, ठीक है। तो ये कैट के ज़रिए आप बहुत इजीली कर सकते हो। या हम उन फाउंडेशंस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ लाएं या उसके अंदर कितनी चेंजेस लाएं, ठीक है, कौन कौन से एरिया को स्ट्रेंथ दें या कौन से एरिया को इम्प्रूव करें, तो ये सब चीज़ें जो आप इसके ज़रिए कैट के ज़रिए कर सकते हो, मींस इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर चेंजेस ला सकते हो। तो ये इसका लास्ट बेनिफिट है। एंड यहाँ पर ये हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है कैट के बारे में, जो था फंडामेंटल्स इसके जो थे और उसके फिर सब टॉपिक्स थे। तो जो किसी को कन्फ्यूजन हो या जो क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। इजी है, ठीक है, इतना कुछ ऐसा इशू नहीं है, क्लियर है।
और किसी लड़के को, अनजफ कह रहे हैं मुझे भी क्लियर है, कामरान को भी क्लियर है, शाहिद को भी। अच्छा माशाल्लाह आज स्ट्रेंथ काफ़ी आई है आप लोगों की। यार आप लोगों का आज यार बिल्कुल चुप चुप है। हमजा कोई कमेंट वगैरह टाइप नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा मैंने इनके जो डिटेल नोट्स हैं, ठीक है, वो भी मैंने पोर्टल के ऊपर हैंड आउट्स, ठीक है, जो डिटेल हैंड आउट्स हैं वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो मकसद ये नहीं है कि सिर्फ़ उनके ऊपर ही आप रटा मारें, ठीक है। तो सिर्फ़ आपने ये करना है कि उसको सिर्फ़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो उस समझने के लिए हम डिफरेंट फाइल्स अपलोड करते हैं। मींस जो है आपको अगर किसी को इंग्लिश में समझ आता है तो उसके लिए हम इंग्लिश में भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर किसी को ये स्लाइड्स काफ़ी नहीं है, मीन्स इसके ऊपर ये मटेरियल है, अगर वो चाहता है कि मैं सर इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम डिटेल हैंडआउट्स जो हैं, डिटेल नोट्स जो हैं वो भी सिस्टम के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका पोर्टल है। तो उसमें से आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो। तो मकसद ये है कि आपने आइडिया क्लियर करना है, ठीक है। आया स्लाइड से आपको क्लियर होता है, वीडियो से आपको क्लियर होता है, या आपको जो है वहाँ से क्लियर होता है, ठीक है। हंसफ इसके ऊपर मैं डिस्कशन डिटेल नहीं कर सकते क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है।